मित्रों, एक बार पुनः नारायण क्लासेस बायोलॉजी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है लैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने अलैंगिक जनन के बारे में बात किया था और उसका ये प्रमुखता से एक बात आई थी कि इसमें कोई भी एकल जीव नई संतति को उत्पन्न कर सकती है। लेकिन आज ये जो लैंगिक जनन है इसके बारे में कुछ पॉइंट्स में देखेंगे। लैंगिक जनन के अंतर्गत एक जैसे जीव या विपरीत लिंग वाले जीवों के द्वारा युग्मक का निर्माण होता है। ये युग्मक दो प्रकार के होते हैं। नर युग्मक तथा मादा युग्मक। दोनों प्रकार के युग्मक से दोनों प्रकार के युग्मक में संलयन होता है। जिसके परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है। युग्मनज के विकास से नई संतति का निर्माण होता है। कहने का तात्पर्य है कि लैंगिक जनन के अंतर्गत एक जैसे जीव होंगे या एक से अधिक जीव जो विपरीत लिंगी होंगे उनके द्वारा युग्मक बनाया जाएगा। वो नर युग्मक हो सकता है, मादा युग्मक हो सकता है और दोनों नर और मादा युग्मक के मिलने से संलयन से जाइगोट बनता है युग्मनज और युग्मनज के विकास से नई संतति का निर्माण होता है और यह प्रक्रिया लैंगिक जनन कहलाती है। अगला पॉइंट देखेंगे, अलैंगिक जनन की तुलना में
लैंगिक जनन एक विस्तृत धीमी और जटिल प्रक्रिया है। अलैंगिक जनन जो है वो बहुत कम समय में बड़ी तीव्र गति से होती है, जबकि जो लैंगिक जनन है ये एक विस्तृत और धीमी तथा जटिल प्रक्रिया है, इसमें अधिक समय लगता है। अगला पॉइंट देखेंगे, नर और मादा युग्मक के संलयन से युग्मनज द्वारा जो संतति उत्पन्न होती है वो आपस में और जनक पीढ़ी से भिन्न होती है। ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग पढ़ रहे थे अलैंगिक जनन तो उसमें कहा था कि अलैंगिक जनन से जो संतति उत्पन्न होती है वो आपस में भी और जनक पीढ़ी दोनों के समरूप होती है, लेकिन यहाँ लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मक के संलयन से जो युग्मनज बनता है उसके परिणाम स्वरूप जो संतति का निर्माण होता है वो संतति जो है आपस में एक दूसरे के साथ जो संततियां बन रही हैं, 2 या 4 बच्चे भी पैदा होते हैं तो वो आपस में भी और जनक पीढ़ी से भी भिन्न होती है, उनमें कोई भी समानता या समरूपता नहीं होती। अगला पॉइंट है, सभी जीव अपने जीवन में वृद्धि करते हैं और यह वृद्धि एक निश्चित अवस्था तथा निश्चित काल तक होती है और यह काल किशोर अवस्था काल कहलाता है। पौधों में ये अवस्था कायिक
प्रावस्था कहलाती है। विभिन्न जीवों में यह अवस्था भिन्न भिन्न समय की होती है। कह रहे हैं कि कोई भी जीव हो वो अपने जीवन में वृद्धि करता है। वृद्धि एक निश्चित समय तक ही होती है, उसका एक काल निश्चित होता है और उसी वृद्धि के आधार पर हम अवस्थाएं बांटते हैं। आपने इससे पहले पढ़ा होगा शैशवावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। और ये जो अवस्था होती है वृद्धि की, जब तक वो जनन के लायक नहीं होते उस अवस्था को हम किशोर अवस्था कहते हैं। और पौधों में इसी किशोर अवस्था को कायिक प्रावस्था कहते हैं। और भिन्न भिन्न जीवों में इसका समय भिन्न भिन्न होता है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। कुछ पादप असामान्य रूप से पुष्पीकरण प्रदर्शित करते हैं। जैसे बांस प्रजाति में जीवन में एक बार पुष्प उत्पन्न होते हैं, और बांस की वह प्रजाति नष्ट हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, लैंगिक जनन की शुरुआत पुष्प से होती है, पौधों के। और आप लोगों ने देखा होगा कि पुष्प बहुत सारे हैं। किसी पौधे में वर्ष भर पुष्प आते हैं, किसी पौधे में किसी एक मौसम में आते हैं, कि एक निश्चित महीना है कि इसमें पुष्प अक्टूबर में आएगा, इस बार अक्टूबर में आया तो फिर अगले साल अक्टूबर में आएगा। लेकिन कुछ पादप असामान्य रूप से पुष्पीकरण को प्रदर्शित करते हैं। जैसे बांस आपने देखा होगा, बांस में 50 से 100 साल बाद बांस की कोठ तैयार होती है, उसमें 50 से 100 साल बाद एक बार पुष्प उत्पन्न होता है और वो पुष्प के बाद फल बनेगा, बीज बनेगा। बहुत सारे वो बीज जो है
नई प्रजातियों को जन्म देंगे, परंतु बांस की वो प्रजाति जिसमें पुष्प आया है वो पूरा का पूरा नष्ट हो जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे, अधिकतर प्राणियों में किशोरा अवस्था की समाप्ति उसके प्रजनन व्यवहार के पूर्व उसकी शारीरिकी एवं आकारिकी के बदलाव से प्रकट होती है। ये पॉइंट में हम लोगों ने देखा कि अधिकतर प्राणियों में किशोरावस्था की समाप्ति उनके प्रजनन व्यवहार के पूर्व उनकी शारीरिकी और आकारिकी दोनों के बदलाव से प्रकट होती है। जैसे जब मनुष्य की किशोरावस्था समाप्ति होती है उससे पहले ही दाढ़ी और मूछ में बाल आते हैं, आवाज का तारतम्य बढ़ जाता है। इसके साथ ही कुछ पक्षियों के बारे में देखते हैं। प्रकृति में रहने वाले पक्षी केवल विशेष मौसम में विशेष मौसम आने पर ही अंडे देते हैं। यद्यपि संरक्षण में रखे गए पक्षी वर्ष भर अंडे देते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है, जो प्रकृति में रह रहा है, अपने निश्चित वातावरण में रह रहा है, ऐसे पक्षी एक विशेष मौसम आने पर ही अंडे देते हैं। लेकिन यदि हम संरक्षण में रखे हैं, अपने पास रखे हैं, जैसे आप लोगों ने मुर्गी पालन, कुक्कुट पालन जिसको कहते हैं, उसकी बात की है,
तो उसमें वर्ष भर वो पक्षी अंडे देते हैं, लेकिन ये अंडे वर्ष भर देने वाले हैं, ये उनकी जनन क्षमता नहीं है। ऐसे मामलों में अंडे देने की जो क्रिया है वो जनन क्रिया नहीं कहलाती है। ये अधिक मात्रा में अंडे उत्पन्न करने का तात्पर्य केवल और केवल मानव कल्याण से लिया जा सकता है। अगला पॉइंट देखेंगे, जनन प्रावस्था के दौरान अपरा स्तनी मादा के अंडाशय की सक्रियता में चक्रिक तथा सहायक वाहिका और हार्मोन्स में परिवर्तन आने लगते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो अपरा स्तनी मादा है, ऐसे जीव जिनमें अपरा पाया जाता है, आवल जिसको कहते हैं, स्तनी है, बच्चे देने वाले हैं, या मादा अपने बच्चों को दूध पिलाती है, ऐसे स्तनधारी जिनमें अपरा होता है, उनकी मादा के अंडाशय में सक्रियता, और वो भी कैसी, चक्रिक, साइक्लिक, और सहायक वाहिका तथा हार्मोन्स में परिवर्तन आने लगते हैं। ये जनन के पूर्व की अवस्था है। हमने अभी पढ़ा था कि जो जनन के पूर्व किशोरावस्था समाप्त होगी तो ये सारे लक्षण दिखने लगेंगे। अगला पॉइंट है नॉन प्राइमेट्स। नॉन प्राइमेट्स जैसे गाय, भैंस, कुत्ता आदि, में जनन के दौरान ऐसे चक्रिक परिवर्तन देखे गए हैं इन्हें मध्य चक्र कहते हैं। ओएस्ट्रिस साइकिल, ओसी, जबकि प्राइमेट्स में जैसे बंदर, कपी, मनुष्य,
में जनन के दौरान में इन्हें ऋतुस्राव चक्र मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। देखिए, हमने अभी कहा कि जनन प्रावस्था के दौरान जो अपरा स्तनी है, इनके अंडाशय में चक्रीय परिवर्तन आने लगता है। जो नॉन प्राइमेट्स हैं, ऐसे स्तनधारी जिनको प्राइमेट्स में गिनती नहीं करते हैं, और प्राइमेट्स वो हैं जिनको हम मनुष्यों का पूर्वज मानते हैं, और प्राइमेट्स के अंतर्गत 3 चीजों को पढ़ते हैं, बंदर को, कपी को और मनुष्य को। तो जो नॉन प्राइमेट्स है, जैसे गाय है, भैंस है, कुत्ता है, हिरन है, हाथी है, इनकी बात करते हैं, तो इनको जनन के दौरान ऐसे चक्रिक परिवर्तन देखे गए हैं और इनको मधचक्र या ओस्ट्रस साइकिल कहते हैं। जबकि जो प्राइमेट्स हैं, बंदर है, कपी है और मनुष्य है, इनमें इसी चक्र को ऋतुस्राव चक्र या मेंस्ट्रुएशन साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, प्रजनन आयु की समाप्ति वृद्धा अवस्था की शुरुआत मानी जा सकती है। प्रत्येक जीव का एक प्रजनन काल होता है और वो प्रजनन काल जो है वो उसकी प्रजनन आयु है, और उसकी समाप्ति ये दर्शाती है कि अब वृद्धावस्था की शुरुआत हो गई है। और आप जानते हो कि वृद्धावस्था जो है अंततः मृत्यु तक ले जाती है। लैंगिक जनन की घटनाओं को अध्ययन की दृष्टि से तीन भागों में बांटा जाता है। पहला है निषेचन पूर्व घटनाएं, दूसरा है निषेचन, और तीसरा है निषेचन पश्च घटनाएं। अध्ययन की दृष्टि से तीन अवस्थाओं में हम इसको विभक्त कर सकते हैं। एक निषेचन के पहले की घटना, दूसरी घटना निषेचन, और तीसरी निषेचन के बाद की घटना। अब हम लोग पढ़ेंगे निषेचन पूर्व घटनाएं। तो इसमें जो निषेचन पूर्व घटनाएं हैं, इसमें इसके अंतर्गत युग्मकों का निर्माण,
और युग्मक स्थानांतरण का अध्ययन किया जाता है। अब इसमें युग्मक निर्माण और युग्मक स्थानांतरण निषेचन पूर्व घटनाएं हैं। पहला तो कि युग्मक कैसे बनेगा और फिर वो युग्मक कैसे मादा युग्मक तक पहुंचेगा। ये दोनों घटनाएं जो है ये निषेचन के पूर्व की घटनाएं हैं। और युग्मक निर्माण में इसको बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस, युग्मक निर्माण। युग्मक निर्माण नर व मादा दो प्रकार के युग्मकों के निर्माण को संदर्भित करता है। युग्मक एक प्रकार से अगुणित कोशिकाएं होती हैं। ये युग्मक निर्माण या गैमेटोजेनेसिस जो है वो युग्मक निर्माण है, चाहे वो नर युग्मक हो और चाहे मादा युग्मक हो, दोनों के निर्माण को युग्मक निर्माण ही कहते हैं। और जो युग्मक होता है वो सदैव अगुणित कोशिकाएं होती है। इनकी संख्या क्या होती है? यन होती है। अगुणित और द्विगुणित ये आपने देखा होगा। तो अगुणित कोशिकाएं होती हैं। और एक चीज देखते हैं, कुछ शैवालों में दो युग्मक एक दूसरे के समान दिखाई देते हैं। इसी कारण इन्हें समयुग्मकी कहते हैं। इनकी एक रूपता के कारण इन्हें नर या मादा के रूप में, नर या मादा युग्मक के रूप में
श्रेणीबद्ध नहीं कर सकते। कुछ शैवालों में दो युग्मक जो बनते भी हैं वो एक दूसरे के समान दिखाई पड़ते हैं, आकार उनका एक जैसा होता है, कार्य भले अलग अलग हो लेकिन उनका आकार एक जैसा दिखाई पड़ता है और इसीलिए उनको समयुग्मकी कहते हैं, आइसोगेमस। और इनकी एक रूपता होने के कारण ये दोनों एक जैसे दिखाई पड़ते हैं, इसके कारण इनको नर या मादा युग्मक में वर्गीकृत भी नहीं किया जा सकता, बांटा भी नहीं जा सकता है। अधिकतर लैंगिक जनन करने वाले जीवों द्वारा आकारिकीय रूप से दो स्पष्ट प्रकार के विषम युग्मक पैदा किए जाते हैं। इस प्रकार के जीवों में नर युग्मकों को शुक्राणु या पुंमड़ कहते हैं, जबकि मादा युग्मकों को अंड अथवा डिंब कहते हैं। अधिकतर जो लैंगिक जनन करते हैं ज्यादातर जीवों में, चाहे वो पौधा हो या कोई भी जंतु हो, पादप हो या जंतु है, अधिकतर लैंगिक जनन करने वाले जो पौधे हैं या प्राणी हैं, ये दो प्रकार के, देखने में दो प्रकार के युग्मक पैदा करते हैं, इसीलिए इनको विषम युग्मकी भी कहा जाता है। अगर दोनों देखने में समान हो तो समयुग्मकी, और दोनों एक दूसरे से अलग हो देखने में तो विषम युग्मकी यौगिक कहलाते हैं। और इन जीवों में जो दो प्रकार के युग्मक तैयार करते हैं उनमें एक को नर युग्मक या शुक्राणु या पुंमड़ कहते हैं, और जो मादा युग्मक होता है उसको अंड अथवा डिंब कहते हैं। यदि आप लोगों को ये हिंदी में पढ़ना अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।